बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। देखिए आज की वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आज हम लोग ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिए और 5 नंबर आसानी से, यानी कि आपका 15 नंबर आसानी से आ जाएगा। साथ ही मैंने आपका 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर सभी प्रकार के जो कि आपका टर्म 1 और टर्म 2 में पूछे जाएंगे इस चैनल में बना दिया है। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो जाके सभी वीडियो को देख लें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। साथ ही मैंने सभी मॉडल पेपर भी करवा दिया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न क्या है, प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और 5 नंबर में आएंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न की तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन करें। तो चलिए हम लोग उत्तर को देख लेते हैं। क्या है कि अकबर ने यह महसूस किया कि सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, इसलिए अकबर सभी धर्मों की अच्छी बातें लेने का मार्ग पकड़ा। इसी को उन्हें सुलह ए कुल कहा। ठीक है, तो देखिए अकबर को यह महसूस हुआ कि सभी धर्म का एक ही उद्देश्य है, एक ही सबका पॉइंट। ठीक है, और उसने क्या अच्छी अच्छी बातें सभी लेने का प्रयास किया, और जिसे हम लोग सुलह ए कुल कहा जाता है। ठीक है, इस तरह सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेकर उसने दीन ए इलाही चलाया और सभी धर्मों के विषय में जानकारी ली, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पंजाबी हो, सभी धर्मों के विषय में लोग वो जानकारी ली। आगे क्या लिखना है कि शुरू में अकबर इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी था। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम में क्या था, जो अकबर था बहुत ही कट्टर टाइप का मुसलमान था। उसने इस्लाम की उन्नति हेतु अनेक मस्जिदों का निर्माण करवाया। वहीं दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ठीक है, मौलवियों का मतलब आदर करना इत्यादि जोर दिया। जैसे कि जो मौलवी वगैरह होते थे उन लोग को आदर करता था। दिन में जो 5 बार उन लोग का नमाज पढ़ने का होता था वो करता था। नमाज फिर पढ़ने के बाद जो रोज़ा रखता था वो रखता था। यानी कि पूरा एकदम कट्टर मुसलमान था वो, एक तरफ से बोला जा सकता। तो स्टार्टिंग के समय ठीक है, वो हर एक चीज़ को मानता जो कि मुसलमान धर्म में माना जाता है। परंतु बाद में अकबर ने दीन ए इलाही पर जोर दिया। ठीक है, लेकिन बाद में क्या किया, जो अकबर ने दीन ए इलाही पर जोर दिया। अकबर ने धर्म को राजनीतिक से अलग रखा। ठीक है, जो अकबर है ना, धर्म और राजनीति को दोनों को अलग रख दिया, क्योंकि अगर एक साथ चलता है तो फिर डिस्टर्ब होगा। क्योंकि आप अगर धर्म को लेकर चलते हैं तो आप एकदम अपने धर्म को चलेंगे लेके, इसलिए दोनों को अलग रखा। उसके शासनकाल में सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म का पालन, पूजा पाठ तथा धर्म स्थल बनाने की पूरी तरह स्वतंत्रता दी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उसमें जो भी होते थे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जिस प्रकार से उसका अपना भगवान को मानने का ये है वो सब कर सकता है। किसी को मंदिर बनाना तो मंदिर, मस्जिद बनाना तो मस्जिद, किसी प्रकार का समस्या नहीं था। हर एक प्रकार का वहाँ पर अकबर ने स्वतंत्रता दे रखी थी। फिर लिखना है कि अकबर ने ठीक है, अकबर ने हिंदू मंदिर का बनवाने की अनुमति दी, और बहुत सारे मतलब हिंदू मंदिर को भी बनवाने का उन्होंने अनुमति दी। आगे क्या यहाँ पे लिख देना है कि अकबर ने धर्म परिवर्तन पर रोक लगाया। जो धर्म परिवर्तन होता था, जैसे कि बहुत सारे हिंदू को मुसलमान बनाया जाता था, बहुत सारे ईसाई लोग क्या करते थे, हिंदुओं को ईसाई बना देते हैं, या तो फिर ईसाई लोग को हिंदू बना देते हैं। इस प्रकार से जैसा भी होता है मतलब धर्म परिवर्तन, ठीक है, चाहे कोई मुसलमान को कोई हिंदू बना दे रहा है, इस प्रकार से धर्म परिवर्तन होता है, इस पर भी वो रोक लगाया। आगे क्या किया कि अकबर ने कुछ प्रमुख हिंदू, ठीक है, धर्म ग्रंथों का अनुवादन फारसी में करवाया, जैसे कि महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ये सभी को क्या किया कि अपने जो होते हैं ना फारसी भाषा में, इसको अनुवादन करवा दिया, ट्रांसलेट करवा दिया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। अकबर हिंदुओं का त्यौहार अपने दरबार में मनाने लगे। यानी कि उनका जो दरबार होता था वहाँ पे अपना तो पर्व मनाता ही था, अपना तो त्यौहार मनाता ही था, साथ ही साथ जो हिंदू लोगों का त्यौहार होता था वो होली वगैरह, ये भी अकबर मनवाते थे बहुत ही खुशहाली से। तो इस प्रकार से अकबर का जो धार्मिक नीति रहता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछ ले जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरा प्रश्न की। तो देखिए यहाँ प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। ठीक है, तो दांडी यात्रा से आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसे भी कर लीजिएगा। देखिए आपका अगर दांडी यात्रा का उद्देश्य पूछा जाए, या तो फिर आपका प्रश्न पूछ लेगा कि दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं, तब भी आप यही आंसर लिखिएगा, काटने वाला कोई नहीं है। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं क्या है कि गांधी जी द्वारा अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कर के विरोध में चलाया गया आंदोलन नमक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जो ये आंदोलन चलाया गया था वो गांधी जी द्वारा चलाया गया था। किस लिए चलाया गया था, नमक में जो सरकार ने जो नमक पर टैक्स लगा दिया, कर लगाया था, इसके विरोध में चलाया था। इसे हम लोग नमक आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है कि इन आंदोलन के अंतर्गत, ठीक है, इस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने अपने गिने चुने साथियों के साथ साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक तट कस्बे पर पैदल यात्रा की। ठीक है,
गांधी जी क्या किया, जो साबरमती आश्रम है यहाँ से 240 किलोमीटर दूर अपने कुछ गिने चुने साथियों के साथ दांडी पहुंचा और वहाँ पैदल गया था। और मतलब यही मतलब दांडी यात्रा द्वारा ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। और ये जो आंदोलन है इसी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। आगे पॉइंट में क्या है कि 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के पानी को उबाल कर नमक बनाया था। ठीक है, 6 अप्रैल को वहाँ पहुँचा और पहुँचने के बाद ठीक है तट पर क्या किया, मुट्ठी भर नमक बनाया और कानून का उल्लंघन किया। वहाँ पर नमक बना के उल्लंघन कर दिया। आगे क्या लिखा हुआ कि स्वतंत्रता के लिए देश को एकजुट करने के लिए गांधी जी ने नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में देखा। सभी को एकजुट करने के लिए, सभी को एकत्रित करने के लिए गांधी जी ने नमक को एक विशाल शक्तिशाली प्रतीक के रूप में देखा। फिर क्या है कि नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने अपने ठीक है निवेशिक ब्रिटिश सरकार को अपने सत्याग्रह के तरीके से जवाब दिया। इस आंदोलन के जरिए गांधी जी ने समाज के सभी तत्वों ठीक है तत्वों को प्रभावित किया। इस प्रकार दांडी मार्च अभूतपूर्व घटना साबित हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला कर रख दिया। ये जो घटना हुआ इससे पूरा ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया था। इस प्रकार से घटना थी। और बहुत कोई तो बोल रहे थे ये बूढ़ा व्यक्ति क्या कर लेगा, मरियल बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, इस प्रकार से एक डायलॉग भी था कि कुछ बोला गया था उसे गांधी जी को। तो क्या हुआ था कि बता रहे थोड़ा आपको विस्तार पूर्वक क्या हुआ था घटना, कि जो सरकार है ना वो भारतीयों पर एक प्रकार का टैक्स लगा दिया। वो बोला गया कि कोई भी भारतीय ना तो नमक बेच सकता है और ना ही वो बना सकता है। इसलिए गांधी जी ने यह फैसला लिया कि अगर देखिए ये जो नमक है दैनिक रूप से तो हम लोग डेली रूप यूज करते हैं इसका, ठीक है, नमक के बिना तो स्वाद ही नहीं आता है। तो अब ये बोल रहा है कि भारतीयों पर इस प्रकार क्यों किया है, ना वो बेच भी सकता ना भी बना सकता है। तो इसलिए गांधी जी ने इसका विरोध किया और इसके इसके साथ साथ बहुत ही बड़ा आंदोलन चला। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न होता है। और एक प्रश्न आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या प्रश्न, चलिए देख लेते हैं। देखिए आपका जो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि पहाड़िया लोगों की आजीविका तथा संथालों की आजीविका से किस प्रकार से भिन्न है वो आपको बताना है। किस प्रकार से पहाड़िया लोग रहते थे और किस प्रकार से जो संथाल लोग रहते थे वो आपको बताना है। तो चलिए हम लोग उत्तर की बात कर लेते हैं। देखिए पहाड़िया लोगों की आजीविका तथा संथाल लोगों की आजीविका में अंतर विभिन्न उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जो पहाड़िया लोग होती थी, पहाड़िया लोग की खेती कुदाली पर आधारित थी। ये राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहते थे। वे हल को हाथ लगाना पाप समझते थे। यानी कि जो पहाड़िया लोग थीं वो कुदाल से अपना कृषि करता था। साथ ही साथ जो राजमहल की पहाड़ियाँ उसके आसपास रहते थे और ये लोग हल को छूना पाप समझते थे। ठीक है, ये लोग कुदाली से ही करते थे। अगर हम लोग बात कर सकते हैं संथालों की, तो दूसरी ओर संथाल हल की खेती यानी कि स्थायी कृषि सीख रहे थे। ये गुजारिया पहाड़ी की तलहटी में रहते थे। ठीक है, और ये लोग जो करते थे वो हल से अपना कृषि करता था। आगे है कि पहाड़िया लोग झूम खेती करते थे और जंगल के उत्पादों से अपना जीविकोपार्जन करते थे। यानी कि वो जो लोग थे वो लोग झूम खेती करते थे, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाके वो लोग कृषि करता था। कौन? पहाड़िया लोग। और जितना भी ये लोग अपना झूम खेती से उसका अपना जीवन यापन करता था। साथ ही जंगल के छोटे से भाग को ठीक है भाग में झाड़ियों को काटकर तथा घास फूस को जलाकर वे जमीन साफ कर लेते थे। और क्या करते थे जो पहाड़िया लोग थे वो झूम खेती करता था और ये छोटे छोटे भाग को लोग झाड़ी जो होता था वहाँ उसको जला देता था, घास फूस को साफ करके वहाँ पे वो लोग कृषि करता था। राख की पोटास से जमीन उर्वरकता ठीक है पर्याप्त उर्वरकता बन जाती थी। जो भी राख होता उसमें वो लोग उर्वरक का काम करता था। और पहाड़िया लोग उस जमीन पर अपने खाने के लिए विभिन्न प्रकार के दालें बाजरा उगाते थे। और वो स्थान जहाँ पे वो लोग साफ करता था वहाँ से वो लोग विभिन्न प्रकार के अपना जीवन यापन करने के लिए फसल उगाते थे, जैसे कि दाल हो गया, बाजरा हो गया और नाना प्रकार की चीज़ें होती हैं। इस प्रकार वे अपनी आजीविका के लिए जंगलों और चारागाहों पर निर्भर रहते थे। और जो वहाँ के जो लोग होते थे पहाड़िया लोग वो जंगल पर ही ज़्यादातर निर्भर रहते थे। किंतु जो संथाल लोग हैं, किंतु संथाल लोगों की अपेक्षाकृत ठीक है स्थायी खेती करते थे। और जो संथाल लोग हैं वो लोग करते थे स्थायी खेती, एक स्थान पर रह के। ये परिश्रमी थे और इन्हें खेती की समझ थी। जो संथाल लोग थे वो बहुत ही मेहनती थी और किस प्रकार से कृषि करना है इसको ये समझ थी। इसलिए जमींदार लोग इन्हें नई भूमि निकालने तथा खेती करने के लिए मजदूर पर रखने लगे। यानी कि जो जमींदार लोग थे ना, जो संथाल लोग को अपने यहाँ काम करवाने के लिए रखने लगे। आगे पॉइंट आपको लिख देना है कि शिकारियों, झूम खेती करने वालों, खाद्य ठीक है बटोरने वालों, काठ कोयला बनाने वालों एवं रेशम के कीड़े पालने वाले के रूप में पहाड़ी लोगों का जीवन जंगलों से अत्यंत घनिष्ठपूर्ण जुड़ाव था। जो पहाड़ी लोग होते थे उनका जुड़ाव ज़्यादातर जंगलों से होता था।
जो भी चीज़ होता था वो लोग जंगल से ही करते थे, जबकि ये जो पहाड़िया लोग हैं वो लोग खेती एक स्थान पर रह के करते थे। ठीक है, वे इस प्रकार से आपका उत्तर रह जाता है। इस प्रकार से देखिए और भी इसका बड़ा सा उत्तर है, लेकिन आप समझिएगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो पहाड़िया लोग हैं ये किस प्रकार से रहते थे। कुदाल से वो लोग ये करते थे और वो लोग करते थे हल से करते थे। संथाल लोग बहुत परिश्रमी थे, जबकि ये लोग एक ही स्थान पर रह के करते थे संथाल लोग। और जो पहाड़िया लोग हैं वो झूम खेती करते थे, अलग अलग स्थान को चेंज चेंज कर करके करते थे। इस प्रकार से आपका जो पहाड़ी लोग हैं, संथाल लोग हैं, इसमें जो भी भिन्नताएं रह गए। और आपको लिखना हो तो आप देखिए यहाँ पे वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। ठीक है, साथ ही यहाँ पे और भी थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ है, इसको भी आप रोक रोक के लिख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपको समझाने के लिए मैं बता दिया क्या क्या आपको था, तो यहाँ भी अगर बोलेगा तो समझा दूंगा, नहीं तो छोड़िए, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग किसी भी प्रकार का समस्या होता हो तो आपस से आप कमेंट करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, तो अगर आप सभी ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।